गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लैंथेनाइड तत्वों के लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। उसके बाद कॉम्प्लेक्स यानी संकुलों का निर्माण करते हैं और किस प्रकार से करते हैं, इनकी प्रवृत्ति संकुल निर्माण की कम होती है या ज़्यादा होती है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। और मैंने कहा था कि संकुल का निर्माण लैंथेनाइड तत्व बहुत कम करते हैं। यदि करेंगे भी तो किस अवस्था में करेंगे, प्रबल लिगेंडों के साथ करेंगे, या फिर मैं कहूँ इनके प्रबल क्षारों के साथ स्थायी संकुल ज्ञात है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालना प्राप्ति एवं पृथक्करण धातुओं की या लैंथेनाइड हो गया, इसको लैंथेनाइड होगी लैंथेनाइडों की प्राप्ति एवं पृथक्करण। अकरेंस एंड सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स। जो लैंथेनाइड्स हैं, ऐसा तो है नहीं कि भाई ये ब्लॉक्स मिलते हैं, ये और धातुओं की तरह, ज्यादातर धातुओं की तरह ये अयस्कों के रूप में मिलते हैं और इन अयस्कों से इन्हें प्राप्त किया जाता है। उसकी विधियां पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जो लैंथेनाइड्स हैं इन्हें दो वर्गों में बांटा गया है। किस आधार पर? इनकी प्राप्ति के आधार पर। एक है हल्के लैंथेनाइड, दूसरा है भारी लैंथेनाइड। मैंने भारी लैंथेनाइड के बारे में थोड़ा सा बताया था, याद हो तो। यट्रियम का भारी लैंथेनाइडों के साथ पाया जाना, तो इस ग्रुप को, इस वर्ग को यट्रियम समूह भी कहा जाता है। हल्के जो लैंथेनाइड हैं वो कहां से शुरू होते हैं? वो लैंथेनम 57 से यूरोपियम 63 तक होते हैं। लैंथेनम 57 से 57 से यूरोपियम 63 तक होते हैं। ये क्या है? ये हल्के लैंथेनाइड होते हैं। क्या होते हैं? हल्के लैंथेनाइड होते हैं। इन्हें सीरियम समूह भी कहा जाता है। सीरियम समूह भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें हल्के लैंथेनाइड में सीरियम प्रमुखता से पाया जाता है। इसी तरीके से मैंने कहा था इन्हें यट्रियम समूह भी या यट्रियम वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें यट्रियम मुख्य रूप से पाया जाता है। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? भारी लैंथेनाइडों को यट्रियम समूह या यट्रियम वर्ग के तत्व कहा जाता है। ठीक है, और ये शुरू होते हैं गैडोलियम 64 से लुटेशियम 71 तक। ठीक है, इन्हें दो वर्गों में बांट लिया। अब इनके 3 प्रकार के अयस्क पाए जाते हैं प्रकृति में। एक तो है जो मोनेजाइट है, वो मुख्य अयस्क है। एक है बेसनेसाइट, और एक है जीनोटाइप। जो मोनेजाइट है यह इसका मुख्य अयस्क है, जिसमें थोरियम, लैंथेनम, यट्रियम तथा थोरियम, लैंथेनम, यट्रियम, सीरियम, यट्रियम इसमें भी पाया जाता है, सीरियम तथा इनके क्या होते हैं? मिश्रित फॉस्फेट होते हैं। क्या होते हैं? मिश्रित फॉस्फेट होते हैं। किनके? मोनेजाइट जो अयस्क हैं। बेसनेसाइट हैं, ये इनके दुर्लभ
मृदा फ्लोराइड होते हैं, दुर्लभ मृदा फ्लोराइड होते हैं, किनके? लैंथेनाइड हो गए। और इसमें बेसलेसाइड में मुख्य रूप से देखो इन्हें मिलता है सीरियम और थोरियम मुख्य रूप से, इसके अलावा गैडोलियम मुख्य रूप से मिलता है किसमें? बेसलेसाइट जो प्रकार के अयस्क हैं उनमें। और तीसरा है जीनोटाइप, ये लैंथेनाइड व थोरियम के ऑर्थोफॉस्फेट है, मुख्य रूप से ऑर्थोफॉस्फेट होते हैं। कौन से टाइप के? ये जीनोटाइप प्रकार के अयस्क। 3 प्रकार के अयस्क हैं, 3 प्रकार के अयस्क, मोनेजाइट, बेसलेसाइट एंड जीनोटाइप। मोनेजाइट है ये थोरियम, लैंथेनम, यूट्रियम और सीरियम के मिश्रित फॉस्फेट है। ये लैंथेनाइड और थोरियम के ऑर्थोफॉस्फेट होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा देखो अब थोड़ा सा अकरेंस की थोड़ा सा बात करता हूं, फिर इनका जो पृथक्करण की विधियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। हम जानते हैं इनका आकार लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक घटता है, लेकिन अंतर है जो त्रिज्या में, आयनिक त्रिज्या में या मैं कहूं आकार में कमी आती है, वो कम होती है। मैंने क्या कहा? यदि एक का आकार मान लो 1.12 है, तो मान लो ये लैंथेनम का आकार है, तो सीरियम का आकार 1.10 या 1.09 एंगस्ट्रॉम होगा। यानी जो अंतर है वो बहुत कम है, इनके आकार में अंतर बहुत कम होता है, यानी आकार लगभग समान होता है। समान तो नहीं है, मैं कह रहा हूं लगभग समान है। इस वजह से इनका आकार लगभग समान होने की वजह से इनका पृथक्करण मुश्किल होता है। इसीलिए इनके जो भी धातुएं हैं इनका अलग से यूज नहीं है, लेकिन जो भी यूज है अलग अलग भी यूज है, लेकिन इनका मिश्रित रूप से मिश्र धातु के रूप में इनका उपयोग होता है, क्योंकि आकार सब लगभग समान है और तो गुण भी लगभग समान होते हैं। लगभग समान आकार और समान गुण के कारण, लगभग समान गुणों के कारण इन्हें एक साथ ही मिश्रित या मिश्र धातुओं के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। और इनकी मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? मिश्र धातु कहा जाता है। मिश्र धातु MISCH, मिश्र मेटल, मिश्र धातु कहा जाता है। ठीक है, अकरेंस बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इनका आकार यानी इन्हें अलग अलग पृथक्करण करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कुछ विधियां फिर भी पढ़ेंगे हम, है ना। तो पहले थोड़ा सा लिखो लैंथेनाइडों को, हेडिंग लैंथेनाइडों की प्राप्ति एवं पृथक्करण। इसके नीचे लिखना लैंथेनाइडों को उनकी प्राप्ति के आधार पर, लैंथेनाइडों को उनकी प्राप्ति के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। लैंथेनाइडों को 2 वर्गों में बांटा गया है, 2 वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट लिखना हल्के लैंथेनाइड, फर्स्ट लिखना हल्के लैंथेनाइड। इसमें लिखो, मैं अपने तरीके से बता रहा हूं, लिखो इसमें लैंथेनम 57 से यूरोपियम 63, लैंथेनम 57 से यूरोपियम 63 तक के तत्वों को, 63 तक के तत्वों को हल्के लैंथेनाइड, 63 तक के तत्वों को हल्के लैंथेनाइड
अथवा सीरियम समूह के लेंथेनाइड कहा जाता है, अथवा सीरियम समूह के लेंथेनाइड कहा जाता है, क्योंकि इनके अयस्कों में सीरियम प्रमुख रूप से पाया जाता है, इनके अयस्कों में सीरियम प्रमुख रूप से पाया जाता है। दूसरा लिखना भारी लेंथेनाइड, इसमें लिखना गैडोलियम 64 से लुटेशियम 71, गैडोलियम 64 से लुटेशियम 71 तक के तत्वों को लुटेशियम 71 तक के तत्वों को भारी लेंथेनाइड अथवा इट्रियम समूह के भारी लेंथेनाइड अथवा इट्रियम समूह के लेंथेनाइड कहा जाता है। इट्रियम समूह के लेंथेनाइड कहा जाता है क्योंकि इनके खनिजों में, इनके अयस्कों या खनिजों में, दोनों अलग अलग चीजें हैं लेकिन लगभग समान है ना। इनके अयस्क और खनिज है ना, अयस्क वे हैं जिनसे धातुओं की प्राप्ति एवं पृथक्करण लाभदायक होती है, बढ़िया लाभदायक होती है, और खनिज जिनसे ज्यादा लाभदायक नहीं होती है, जिनके पृथक्करण में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा कहते हैं ना कि ज्यादा उपकरणों की, ज्यादा इक्विपमेंट्स की ज्यादा मेहनत लगती है, चाहे कैसे ही समझ लो, ज्यादा पैसा खर्च होता है। इन खनिजों से कोई भी तत्व निकाल रहे हैं या धातुएं निकाल रहे हैं, अकरेंस जो पृथक्करण है वो आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। तो सिर्फ इतना सा अंतर है अयस्क और खनिज में, है ना। तो इसके खनिजों में, इनके खनिजों में इट्रियम प्रमुख रूप से पाया जाता है, इनके खनिजों में इट्रियम प्रमुख रूप से पाया जाता है, प्रमुख रूप से पाया। नेक्स्ट लाइन में लेंथेनाइडों के प्रमुख 3 अयस्क या 3 प्रकार के लेंथेनाइडों के प्रमुख 3 प्रकार के प्रमुख की बात कर रहा हूं, लेंथेनाइडों के प्रमुख 3 प्रकार के अयस्क होते हैं। प्रमुख रूप से 3 प्रकार के अयस्क होते हैं। पहले लिखना मोनेजाइट, इसमें लिखना यह है, इसके बाद लिखना मोनेजाइट, यह है थोरियम TH, यह है थोरियम TH, लेंथेनम La, इट्रियम Y तथा लेंथेनाइडों का मिश्रित फॉस्फेट होता है, दूसरा लिखना बेसलेसाइट,
बेसने साइट। यह है दुर्लभ मृदा, यह है दुर्लभ मृदा फ्लोराइड, यह है दुर्लभ मृदा फ्लोराइड, दुर्लभ मृदा फ्लोराइड कार्बोनेट होता है, दुर्लभ मृदा फ्लोराइड कार्बोनेट होता है। इसका मतलब क्या है, देखो दुर्लभ मृदा किसके लिए यूज होता है, लैंथेनाइडों के लिए, तो Ln दुर्लभ मृदा फ्लोराइड LnF फ्लोराइड और कार्बोनेट CO3, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, LnF CO3 होता है। दुर्लभ मृदा फ्लोराइड कार्बोनेट होता है क्या, बेसने साइट, ये है दुर्लभ मृदा फ्लोराइड कार्बोनेट होता है। तीसरा खनिज है जीनोटाइम, जीनोटाइम, इसमें लिखना जीनोटाइम में, इसमें लैंथेनाइड तथा थोरियम, इसमें लैंथेनाइड तथा थोरियम ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में होते हैं। इसमें लैंथेनाइड तथा थोरियम ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में होते हैं, ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में होते हैं, के रूप में होते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखो, ये आयस कंप्लीट होते हैं, पॉइंट बना के लिखना। लैंथेनाइड धातुओं के धनायनों पर, लैंथेनाइड धातुओं के धनायनों पर समान आवेश, लैंथेनाइड धातुओं के धनायनों पर समान आवेश एवं उनके समान आकार के कारण, उनके समान आकार के कारण, इनके समान आकार के कारण इनके रासायनिक गुण समान होते हैं, लगभग समान होते हैं, रासायनिक समान, उनके समान आकार के कारण इनके रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं, लगभग समान होते हैं। अतः इन्हें पृथक करना, अतः इन्हें पृथक करना बहुत कठिन कार्य है, अतः इन्हें पृथक करना बहुत कठिन कार्य है, अतः इन्हें पृथक करना बहुत कठिन कार्य है। चार्ट बना रहा हूं ना, पृथक्करण पहले मैं बनाता हूं, फिर बनाना है ना, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा बनेगा। सबसे पहली विधि है सांद्रण, है ना, जिसे कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। दूसरी विधि है भंजन, ठीक है, भंजन। तीसरी विधि है लवणों का पृथक्करण, लवणों का पृथक्करण। चौथी विधि है धातुओं की प्राप्ति,
धातुओं की प्राप्ति या धातुओं का पृथक्करण। धातुओं की प्राप्ति या धातुओं का पृथक्करण। अब लवणों का जो सांद्रण है वो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, है ना? किससे? गुरुत्वीय विधि से और किससे? चुंबकीय विधि से। भंजन भी हम जानते हैं। लवणों का पृथक्करण दो विधियों से किया जाता है। लवणों का पृथक्करण दो विधियों से किया जाता है। पुरानी या प्राचीन विधियां, पुरानी या प्राचीन विधियां। दूसरी है आधुनिक विधियां। आधुनिक विधियां जो पुरानी और प्राचीन विधियां हैं उसमें क्या? उसमें है प्रभाजी अवक्षेपण या प्रभाजी क्रिस्टलन। प्रभाजी क्रिस्टलन दूसरी है प्रभाजी अवक्षेपण। तीसरी है प्रभाजी ऊष्मीय विघटन। तीसरी या चौथी विधि है संयोजकता परिवर्तन। संयोजकता परिवर्तन। और आधुनिक विधियों में ऐसे लिस्ट बना रहा हूं मैं, है ना? यदि आपके पास स्पेस हो तो आप जैसे मर्जी पढ़े ऐसे बना लेना, लेकिन चार्ट जरूर बना लेना कि हम कहां क्या चीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट, चाहे स्टार लगा लो चाहे इंपॉर्टेंट नोट कर लो, है ना? आयन विनिमय रेजिन विधि, यह अपने आप में एक विधि है जो हम स्टडी करेंगे। यह अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है। नेक्स्ट विधि है विलायक निष्कर्षण। विलायक निष्कर्षण, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन बोलते हैं इसे। तीसरी है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी। चौथी है गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी। वैसे तो इसमें एक और है TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसी नाम से हिंदी में भी ऐसे ही बोलते हैं, TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, TLC। तो बस 4 सफिशिएंट रहेंगी। 4 इसमें हैं और 4 इसमें हैं और 2 इसमें देखेंगे, 2 विधियां इसमें देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आयन विनिमय रेजिन विधि। यानी हर साल तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अल्टरनेट में एक साल छोड़ के एक साल यह विधि पूछी जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब कुछ भूल जाइए और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरी नजर में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये विधि सबसे ज्यादा है। बाकी का इतना महत्व नहीं है जितना इसका महत्व है याद करना। आयन विनिमय रेजिन विधि। ठीक है? 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले सांद्रण पढ़ेंगे। सबसे पहले सांद्रण कैसे किया जाता है? हम जानते हैं कि वो जो एसिड है उनमें रेत वगैरह
तो रेत को पृथक करने के लिए झाग प्लवन विधि आपको याद होगा, है ना। बहुत सारी विधियां हैं, सिर्फ 2 लाइन में खत्म करूंगा, ऐसा डिटेल में है नहीं, है ना। झाग प्लवन विधि, गुरुत्वीय विधि और चुंबकीय विधि, इन विधि द्वारा जो अयस्क है उसका सांद्रण किया जाता है। सांद्रण से मतलब होता है कि उसमें जो धातु है उसकी सांद्रता को बढ़ाना, ठीक है। जो हल्की अशुद्धियां होती हैं उन्हें अलग किया जाता है। दूसरे बंधन सांद्र H2SO4 या सांद्र NaOH के साथ बंधन किया जाता है, क्रैकिंग, इंग्लिश बोलते हैं क्रैकिंग, बंधन किया जाता है। अब बात करते हैं लवणों का पृथक्करण। बंधन के बाद जो लवण मिलते हैं उन लवणों का इन 4 विधियों द्वारा पृथक्करण किया जाता है। प्रभाजी क्रिस्टलन, प्रभाजी क्रिस्टलन, प्रभाजी क्रिस्टलन क्या होता है कि सभी जो लैंथेनाइड हैं उनकी विलयता अलग अलग होती है और अलग अलग ताप पर क्रिस्टलीकृत होते हैं, यानी इन विलयता के आधार पर ही यह विधि काम में आती है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, वो आपने प्रभाजी उपकरण देखा होगा, याद हो, थोड़ा सा मैं ट्राई करूंगा बनाने की। ऐसे उसमें बहुत सारे चेंबर होते हैं, है ना, ऐसे चेंबर बने होते हैं और नीच में लास्ट में एक नलिका, बहुत सारे चेंबर होते हैं। मैंने तो समझाने की कोशिश की है उन विधियों द्वारा, उस ऐसे उपकरणों द्वारा प्रभाजी क्रिस्टलन किस आधार पर कि विलयता अलग अलग होती है सभी लवणों की, और उनका विलयता का जो क्रम होता है यानी समय लगता है वो भी अलग अलग होता है। इसी बात को आधार बनाकर उनका पृथक्करण किया जाता है लैंथेनाइड अयस्कों का, ठीक है, लैंथेनाइड लवणों का, ठीक है। और पृथक करने के लिए ईथर जैसे निर्जलीय विलायक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? ईथर जैसे, ये क्या होता है, निर्जलीय होता है। इस विलायक का, ईथर का विलायक के रूप में उपयोग होता है और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है। मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्राचीन और आधुनिक। प्राचीन क्या, जब शुरुआत में पृथक्करण क्या करते थे तो इन विधियों से किया करते थे, अब इन विधियों को काम में लिया जाता है। प्रभाजी अवक्षेपण भी ऐसी है, इनका किन्हीं के साथ जैसे नाइट्रेट है उनके साथ साल्ट बना लिए जाएंगे, लवण बना लिए जाएंगे और उनका भी अलग अलग टेम्परेचर पर अवक्षेपण होता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा लिखेंगे सांद्रण और बंधन के बारे में और फिर दोबारा बताऊंगा, है ना, लवणों का पृथक्करण दोबारा बताऊंगा। प्राचीन जो भी है, प्रभाजी क्रिस्टलन, प्रभाजी अवक्षेपण, प्रभाजी ऊष्मीय विघटन और संयोजकता परिवर्तन। इसमें जो भी जैसे अब यहाँ विभिन्न लैंथेनाइड अलग अलग ऑक्सीजन अवस्थाएं दिखाते हैं, तो अलग अलग ताप पर जब पृथक्करण होता है, अलग अलग कहने का मतलब जब कुछ ऑक्सीजन अवस्था स्थायी होती है, कुछ कम स्थायी होती है। जो स्थायी होती है जैसे सीरियम के 4+ ज्यादा स्थायी है तो सीरियम 3+ को सीरियम 4+ में परिवर्तित किया जाता है, तो यानी सीरियम 4+ में इसका पृथक्करण आसान हो जाता है। ऐसे संयोजकता का क्या जाता है, परिवर्तन किया जाता है, ऑक्सीजन अवस्था में परिवर्तन होता है। पहले 2 का बात करते हैं, सांद्रण और बंधन, इनके बारे में लिखते हैं। तो पृथक्करण का चार्ट बना लेना, ठीक है। तो पृथक्करण का चार्ट बना लो और इसमें लिखना मोनेजाइट खनिज से लैंथेनाइड, मोनेजाइट खनिज से लैंथेनाइड, मोनेजाइट खनिज से लैंथेनाइडों को प्राप्त करने की विधि, मोनेजाइट खनिज से लैंथेनाइडों को प्राप्त करने की विधि निम्न चरणों में संपन्न होती है। निम्न चरणों में संपन्न होती है। ये वास्तव में विधियां तो हैं, लेकिन इन जरूर नहीं सारी विधियों से गुजर के ही हमें वो मिले, धातु मिले,
इनमें से कुछ का यूज होगा, कुछ का यूज नहीं। वो अपनी यूज है, अपने इस्तेमाल है, किसी विधि को लेंगे या किसी विधि को, किसी चरण को इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे। तो सबसे पहले डालना सांद्रण, निम्न चरणों में संपन्न होती है। पहले लिखना सांद्रण, इसमें लिखना मोनेजाइट रेत। मोनेजाइट रेत काफी भारी होती है, काफी भारी होती है, अतः गुरुत्वीय विधि द्वारा पहले इसे हल्की अशुद्धियों से मुक्त कर दिया जाता है। फिर हल्की अशुद्धियों से मुक्त कर दिया जाता है, फिर इनके चुंबकीय गुणों के आधार पर, चुंबकीय गुणों के आधार पर चुंबकीय सांद्रण विधि द्वारा, किस विधि द्वारा? चुंबकीय सांद्रण विधि द्वारा अन्य चुंबकीय अशुद्धियों से दूर किया जाता है। अन्य चुंबकीय अशुद्धियों से दूर किया जाता है। दूसरा चरण है भंजन। पहला हो गया सांद्रण विधि, दूसरी है भंजन विधि। भंजन लिखना और इसमें ऐसे डैश लगा के भंजन किसमें लिखो? सांद्रित खनिज की अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया करवाई जाती है। सांद्रित खनिज की रासायनिक अभिक्रिया करवाई जाती है तो इसे सांद्रित खनिज की रासायनिक अभिक्रिया करवाई जाती है तो इसे भंजन कहते हैं, या भंजन कहा जाता है। तो इसे भंजन कहते हैं। इसके लिए सांद्र H2SO4 या सांद्र NaOH का उपयोग किया जाता है। सांद्र H2SO4 या सांद्र NaOH का उपयोग किया जाता है। क्लियर? तीसरा हेडिंग डाल लेना, तीसरा चरण लवणों का पृथक्करण। ये बहुत लंबा चलेगा, कम से कम 2 क्लास, क्योंकि इसमें ये भी विधियां भी हैं 4 और ये 4 विधियां हैं, 8 विधियां। कोशिश करूंगा और ये धातुओं का पृथक्करण भी 2 क्लासों में ही हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया तो हमें इनका हो गया, लेकिन और बात करेंगे शॉर्ट में, है ना, ज्यादा डिटेल में नहीं है। आयन विनिमय विधि थोड़ी लंबी है ना, और इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं।